बट यहाँ पे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी ओपिनियन लेता हूँ मैं, तो वो हम्म। लोग बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए यूके में, क्योंकि अभी जो है टाइम पे जॉब्स नहीं मिल रही। उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त ने एडमिशन लिया था, उनका एडमिशन भी चला गया, पैसा भी डूब गया, पैसा वापस नहीं दे रही है। तो ऐसी कॉलेज में लगा नोवा स्कोशिया है, ये सारे जो रिमोट रीजन्स है कनाडा के, बहुत ही स्मॉल रीजन्स है, वहां पे जाओ आप लोग, तो आपको वहां पे ज्यादा सक्सेस रेशियो मिलेगा और पीआर के चांसेस वहां पे भी ज्यादा है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग है इन्फॉर्मेटिव और भाई बहुत ही ज़्यादा काम का। किसके लिए? उनके लिए भाई जिन्हें कनाडा जाना है या फिर यूके जाना है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और भाई जितने भी लोग हैं जो भी मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई हमें ना भाई एसओपी से रिलेटेड इशू है, भाई हमें हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा है, भाई हमारा ये हो जा रहा है, भाई सारी की सारी चीज़ें, कॉलेज हो या फिर वीज़ा हो या फिर कनाडा यूके का कन्फ्यूज़न हो, तो भाई सारी की सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर एंड हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि भाई एक बुलाया है स्पेशल गेस्ट जो कि भाई तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ठीक, तो भाई अब टाइम आ गया है अपने उस गेस्ट को कॉन्फ्रेंस पे लेने का। फटाफट सारे कॉन्फ्रेंस पे आओ भाई आज। हाँ जी भाई, तो मिलिए हर्ष जी से। तो हर्ष जी, अपना आप एक बार इंट्रोडक्शन दे दो भाई पब्लिक को। तो हे व्हाट इज अप गाइस, दिस इज हर्ष त्रिवेदी। सो हर्ष त्रिवेदी व्लॉग्स, और मैं हूँ यूके से। अभी फिलहाल तो कनाडा से नहीं हूँ, यूके से हूँ। और मेरे साथ है विजय जी, जो कि कनाडा वाले अपने दोस्त हैं। और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ यूके में इन डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी। आई एम स्टडीइंग बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो भाई जिन जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, वीज़ा मिल नहीं पाते, टाइम लगता है, जो भी चीज़ें होती है, जितने भी तुम मुझे कमेंट करते हो या फिर मैसेजेस करते हो, तो भाई इन सब चीज़ों से ना बहुत मतलब ये देख लो कि प्रोफेशनल बंदे हैं इस चीज़ में। तो आपको ये अच्छे से बता देंगे कि भाई क्या चीज़ होती है जिससे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्या करने से तुम्हारे चांसेस हाई हो जाते हैं वीज़ा एक्सेप्टेंस के, क्योंकि इनका खुद का एक बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ है कनाडा का, तो उनसे इन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है। तो भाई ये तुम्हें अच्छे से पूरी की पूरी चीज़ डिस्क्राइब कर देंगे। तो एक बार भाई क्या बोलते हैं वो सुन लेते हैं, और भाई तुम सब समझ लेना कि भाई ने क्या बोला है। पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो आइल्स दी थी मैंने पहले अक्टूबर में, 23 अक्टूबर को। आइल्स देने 1 महीने लगाए मैंने आइल्स देने में, और 6.5 बैंड आ गए थे मेरे पूरे, 6.5 और 6 ईच। उसके बाद मैंने ट्राई किया जनवरी इनटेक के लिए। जनवरी इनटेक फुल हो गया था उस टाइम पे। अक्टूबर में ऑब्वियसली अभी तो फुल हो जाता है, तो टाइम मिला नहीं उस टाइम पे, मेरा सीट लगा नहीं उस वक्त में। फिर मेन टेक में मुझे एक यूनिवर्सिटी का ऑफर आ गया, बट ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी कॉस्ट हायर, क्योंकि कॉलेजेस की फीस कम होती है कनाडा में कंपैरेटिवली टू यूनिवर्सिटी। तो मैंने यूनिवर्सिटी का मौका गवा दिया और वापस से मैंने लगाई अपनी फाइल फॉर द सितंबर 2022 इनटेक। तो फॉर द सितंबर 2022 इनटेक सबसे पहली कॉलेज जो ओपन हुई थी वहाँ पे, वो थी कॉनेस्टोगा कॉलेज। तो कॉनेस्टोगा कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्स, एंड वो था एडवांस डिप्लोमा फॉर द 3 ईयर्स। तो फाइल मैंने लगाया अराउंड 22 मार्च को, क्योंकि जनवरी में मेरा ऑफर आ गया था। फरवरी में मैंने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, सभी की सभी फीस पेमेंट की ऐसी, और 22 मार्च को मैंने फाइल लगा दी। और उस वक्त लग रहे थे अराउंड 3 मंथ्स, 10 वीक्स या 12 वीक्स जितना टाइम लगता था वीज़ा आने में, तो उतना पेशेंस रखना पड़ रहा था। तो आफ्टर 12 वीक्स मेरे को अराउंड 11 मई को मेरे को मेल आता है। एक्चुअली 11 मई को मेरे को मेल आ गया आईआरसीसी की तरफ से। 2 मेल आ गए। मैंने अपना जीसीकी ओपन किया, जीसीकी देखता हूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि यू आर रिफ्यूज, कि आपकी फाइल रिफ्यूज हो चुकी है। और जब मैंने रिफ्यूजल लेटर ओपन किया, उसमें लिखा था कि योर टेम्पररी स्टे इज नॉट कंसिस्टेंट विथ योर गिवन डिटेल्स प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन। तो वो उस वक्त का यही सेम रीजन सबको चल रहा था कि वांट लिव कनाडा दे देते थे। उसके बाद मैं एकदम डिप्रेस हो गया, मेरी लाइफ एकदम से डिप्रेस हो गई, क्योंकि मैंने मार्च से वीडियो बनाते आ रहा हूँ यूट्यूब पे, और एक्चुअली इन द 3 और 4 मंथ्स मैंने 1K सब्सक्राइबर गेन कर लिए, क्योंकि मेरी जो हेल्थ थी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू भाई, बट भाई इनकी जो वीडियोस थी ना, मतलब मैं खुद इनकी वीडियोस देखता था तब, मतलब ना तो मेरा व्लॉग चैनल था ना कुछ भी। मैंने भी सेम कॉनेस्टोगा में अप्लाई किया था और मुझे कॉनेस्टोगा से ऑफर लेटर नहीं आ रहा था। मतलब करीबन 2 मंथ हो गए थे, ऑफर लेटर मुझे मिला नहीं था। तो मैंने भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था इनकी वीडियो देख के कि भाई मेरा ऑफर लेटर नहीं आ रहा, ये वो। तो भाई मतलब पूरे एकदम पोलाइट वे में कि भाई
आ जाएगा, ऐसे लगता है टाइम। भाई उस टाइम तो मैं वो चीज़ अब फील करता हूँ, जैसे मेरे से लोग बाग पूछते हैं कि भाई हमारा ऑफर लेटर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो मुझे ये चीज़ लगती है कि हाँ भाई मतलब उस टाइम पे सबको वो होता है कि भाई मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, बट चीज़ें भाई पेशेंस रखने पे ना सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाती है। देखो आना होगा तो आएगा ही, और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। बट भाई की ये चीज़ अच्छी थी कि भाई मतलब जितने भी लोग कमेंट करते थे या फिर जितनी भी चीज़ें लोग पूछते थे तो पूरी सारी चीज़ें बता देते थे एकदम डीप डिटेल में जाके। तो भाई अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो वीज़ा से रिलेटेड या फिर कुछ भी रिलेटेड, तो भाई का खुद का चैनल है हर्ष त्रिवेदी ब्लॉग, तो अभी जाके फॉलो कर लो और फटाफट आगे की वीडियो सुन लो। फाइल रिजेक्ट होने के बाद मैंने अपना केस नोट मंगवा लिया, सोचा केस नोट मंगवा के रीअप्लाई कर दूंगा। और उस टाइम पे केस नोट भी बहुत ज़्यादा देर लग रहा था, तो मैंने 11 जून को अराउंड अप्लाई किया था आफ्टर 1 मंथ फॉर द केस नोट। तो मेरा केस नोट भी अटक गया था। केस नोट मेरे को अभी रिसेंटली मिला है, रिसेंटली मतलब लास्ट दिसंबर या नवंबर में मेरे को मेल आया था केस नोट के बारे में। तो उस टाइम पे कनाडा की सर्विसेज बहुत ही स्लो चल रही थी, तो मेरे पास कुछ वे ऑप्शन बचा ही नहीं था कि मैं कैसे अपनी फाइल लॉन्च करूं। और जहाँ पे भी एजेंट से मिलने चाहूँ तो वो लोग यही कह रहे थे। एजेंट्स तो वैसे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे हैं यार, बकवासी एजेंट है सभी के सभी। कुछ ही होंगे जो ट्रस्टेड होंगे और कुछ ही होंगे जो आपको वीजा दिलवा पाएंगे, ठीक है। बाकी सब लोग ना आपके साथ तीर के साथ ही खेलते हैं, जैसे तुक्का मार लिया आप पे, ठीक है, ऐसा ही होता है। मेरे केस में सेम था। मेरी एसओपी सबको दिखाऊंगा ना तो सब हंसने लगेंगे कि भाई ये एसओपी लिखी थी मेरी एजेंट ने। केस में सेम था। मेरी एसओपी सबको दिखाऊंगा ना तो सब हंसने लगेंगे कि भाई ये एसओपी लिखी थी मेरी एजेंट ने। और उस टाइम पे एसओपी का मीनिंग बहुत ही ज्यादा था। अभी तो छोड़ो, प्रोफाइल पे बंदा डिपेंड कर रहा है, प्रोफाइल पे एलिजिबल है तो मिल जाता है वीजा इजीली, और कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे ही मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, ये सब केस नोट नहीं आया, तो मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया यूके के लिए। तो यूके में मेरे अंकल है, मेरे मामा है यहाँ पे, तो मैंने सोचा यूके के पढ़ने के लिए आ जाता हूँ, 3 साल यहाँ पे करूँगा, उसके बाद मास्टर्स करने के लिए वापस से कनाडा मूव हो जाऊँगा। तो मैंने यूके के लिए अप्लाई किया, और बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड यूके की प्रोसेस बहुत ही ईजी थी। विद इन 1 और 2 मंथ्स में अपना ऑफर लेटर में और सब कुछ खत्म करके मेरे पास वीज़ा आ चुका था, और मैं तीसरे मंथ को तो फ्लाई करके यहाँ पे यूके भी आ गया था फॉर द जनवरी इनटेक। तो वो सब तो खत्म हो गया, पर उसके बाद रीलॉन्च भी की थी फाइल हमने फॉर दी TRU, थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी, जब सबको पता होगा ब्रिटिश कोलंबिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो मैंने वहाँ पे लॉन्च की थी फाइल, और मेरे एजेंट ने कर दी थी। उस टाइम पे मैंने सिर्फ आधी फी पे की थी, मतलब नॉन SDS में फाइल लगवाया था मैंने। तो उसमें मेरा सक्सेस हो गया और फाइल का वीज़ा भी आ चुका था, वीज़ा अप्रूवल भी आ चुका था। बट मैं यहाँ पे यूके में हूँ, और यूके में मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर ली है। तो मैं अभी जा नहीं रहा हूँ वहाँ पे फॉर श्योर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 3 साल कंप्लीट करने हैं। मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लेम कर लिया है, BRP वगैरह, फिर फीस मैंने पे कर दी है। तो अभी मैं एक बार और कनाडा को चांस नहीं देना चाहता हूँ टू वेस्ट माई अनदर 1 ईयर। बट यार डेफिनेटली मैं मास्टर्स करने के लिए आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि विजय है अभी, तो उनसे भी मेरे को मिलने आना है, लाइक इन पर्सन मिलने जाना है। तो डेफिनेटली मेरे को कनाडा दूसरी बार जाना है, और आई विल ट्राई टू बी इन कॉर्नरस्टोन कॉलेज। तो भाई तुम्हें मतलब अभी क्या, अगर जैसे पूछेगी अभी जैसे कि जो तुम्हारा कॉलेज है वहाँ पे, तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कनाडा बेस्ट रहता या फिर यूके सही है? देखो, पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे अंकल है, घर है उनका पूरा, फिर उन खाने का खर्चा नहीं है मेरे पास, रहने का खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक इट्स मोर बेटर। बट यहाँ पे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी ओपिनियन लेता हूँ मैं, तो वो लोग बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए यूके में, क्योंकि अभी जो है टाइम पे जॉब्स नहीं मिल रही है लोगों को, जॉब्स नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, अकोमोडेशन है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे है। तो डेफिनेटली यूके इज़ नॉट बेटर ऑप्शन। अगर आपको कनाडा मिल रहा है, जैसे कि आपके 6.5 बैंड है, तो डेफिनेटली एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। और अगर रिफ्यूज़ल आता है तो फिर जाके दूसरी कंट्री ट्राई करो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, USA हो गया। यूके को ना लिस्ट प्रेफरेंस पे रखो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है, ओपिनियन मेरा है ये। तो बहुत से ऐसे केस मिले हैं जो मेरे को मतलब ऐसे बोलते हैं कि हमने 6 बार अप्लाई कर दिया, 6 बार रिफ्यूजल आ रहा है, बट तो उनको कंट्री अपनी चेंज कर लेनी चाहिए, नहीं? हाँ डेफिनेटली, उसमें तो चेंज करनी चाहिए। 2 बार मैक्सिमम आप लगाओ, और उससे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि कनाडा में अभी रिजेक्शन चल ही रहा है। वो लोग फाइल देख ही नहीं रहे हैं, फाइल को ओपन करने का टाइम भी नहीं उनके पास।
उनके पास लाखों पेंडिंग फाइल्स पड़ी है, ठीक है। और इनटेक में होता है 1600 स्टूडेंट इंटरनेशनल लेने होते हैं एक इनटेक में। अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन होगी तो वो 1600 के ही नंबर लगेगी, ठीक है। उसमें आप होप नहीं लगा सकते कि 1600 के सामने से इंडिया में अभी 8 या 6 लाख फाइलें निकलती जा रही है, ठीक है। तो वो तो नहीं होगा, हो पाएगा, मुश्किल ही है वहाँ पे, तो सब कुछ मुश्किल ही होगी। वीजा तो नहीं आने वाला है सबका। 100% सक्सेस रेशियो कनाडा में कभी नहीं होगा। ये तो है भाई। तो भाई ये तो चलो बात हो गई वीजा रिफ्यूजल की, कॉलेज कहाँ के बढ़िया हैं, यूके की सही है या फिर कनाडा के। तो भाई अब अगली जो टॉपिक, मतलब लोग बाग मेरे से बहुत ज्यादा इस पे पूछते हैं कि भाई कोर्स कैसा सेलेक्ट करना चाहिए। अगर मान लो हम साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कौन सा कोर्स सही रहेगा। जैसे आप 12th के बाद गए हो वहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पे 12th के बाद आया हूँ। तो डेफिनेटली बहुत बच्चे होते हैं जो 10th अभी उनकी कंप्लीट नहीं हुई है, बट वो अपना फ्यूचर पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें तो जाना है। तो उनके लिए बहुत सारे बच्चे हैं कि मेरे को बहुत सारे बच्चों का मेल भी आया। 10 एक बच्चा 11 में था, उसका भी मेल आया था कि मेरे को आगे जाके पढ़ना है कनाडा में। उसका ड्रीम भी यही था कि कनाडा में स्पेसिफिकली यही कॉलेज में पढ़ना है, सेनेका में। तो बहुत ही होनहार बच्चे होते हैं यहाँ इंडिया में, तो वो लोग पहले से प्री प्लान कर देते हैं। तो 11th में उसने टेस्ट भी दे दिया था आइल्स का, 6.5 बैंड भी दे दिए। उसने कंडीशनल भी अप्लाई कर दिया, उसका सेनेका से ऑफर भी आ चुका है। अभी 12th का रिजल्ट पेंडिंग है, तो जैसे ही आता है वो फाइल लॉन्च कर देगा। तो वो बहुत ही ईजी है। आप जैसे 11th में हो, जैसे अभी 11th में हो, तो आप एक बार आइल्स दे दो, क्योंकि आइल्स 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो 11th एंडिंग में आप आइल्स दे दो जब भी वैकेशन आता है। उसके बाद 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और उसके बीच में जो है आप अपने एजेंट से कम्युनिकेशन करते हो। आपके पेरेंट्स को बोलो कि वो जाए एजेंट्स के वहाँ पे और उनको बोले कि कंडीशनल ऑफर अप्लाई करे टू मैनी यूनिवर्सिटी। तो जो आपका टाइम है 12th मार्च में खत्म होता है, तो उसके बाद जो सितंबर इनटेक आती है, तो वो सितंबर इनटेक में कंडीशनल ऑफर आ जाएगा, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, जो वैल्यूएबल टाइम है। और वो गैप भी नहीं बढ़ेगा प्रोफाइल में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप प्री प्लान कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है, जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो भाई कोर्स कौन से सही रहते हैं अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है? देखो, अभी के टाइम पे कनाडा में तो एक ही चीज देखी जा रही है, प्रोग्रेशन है कि नहीं, ठीक है। प्रोग्रेशन कोर्स ले रहे हो तभी आपका वीजा मिलेगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 12th किया है तो डेफिनेटली आपको बैचलर्स के लिए ही जाना है, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा लोगे तो वो वैलिड नहीं है। डिप्लोमा उनको लेना है जिन्होंने इंडिया में डिप्लोमा कंप्लीट किया है। डिप्लोमा डिग्री होती है इंडिया में, अगर वो कंप्लीट किया है तो आप एडवांस डिप्लोमा लो या डिप्लोमा वाले कोर्स लो, ठीक है। अगर आपने 12th कर दिया है तो 12th के बाद डेफिनेटली बैचलर्स के साथ ही जाओ, क्योंकि बैचलर्स में 100% सक्सेस रेशियो है। और यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी स्पेसिफिकली, उसमें सबके वीजा निकल रहे हैं, ठीक है। उसमें चांसेस कम रहते हैं कि आपके रिफ्यूजल आएंगे, उसमें चांसेस ये ज्यादा है कि आपका अप्रूवल ही आ जाएगा। तो जैसे आप अगर 12th में हो तो आप बैचलर्स लो, या फिर आप बैचलर्स कर चुके हो तो मास्टर लो। और बैचलर्स किया है तो आप पीजी डिप्लोमा कोर्स भी ले सकते हो। पीजी डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, वो भी चलता है कॉलेजेस में। बट आपके सीजीपीए मैटर करता है। बैचलर्स करने के बाद आपके सीजीपीए मैटर करता है कि आपके सीजीपीए अच्छा है तो आप डिप्लोमा कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो जैसे कई लोग ये पूछते हैं कि भाई हमारे 12th में 55% रह गए, ठीक है, तो उनका वीजा एक्सेप्टेंस चांसेस रहता है या फिर ऐसा रहता है कि भाई लक पे डिपेंड है? देख भाई, मेरे 12th में थे अराउंड 72 इन इंग्लिश। मेरे में सभी में 12th में मेरे 60 थे, 60+। और मेरा सेम फ्रेंड था जिसके एक सब्जेक्ट में थे 45, एक में थे 33। जो बायोलॉजी होता है उसका मेन सब्जेक्ट था, उसमें 33 थे, ठीक है। उस बंदे ने 2 बार रिफ्यूजल लिया है फ्रॉम दी कॉनेस्टॉक कॉलेज। उसने पहले बिजनेस में ट्राई किया, वो सब ट्राई किया। उसके बाद उसने कैलगरी साइड में अप्लाई किया था, बो वैली कॉलेज में। उसने मेडिसिन के लिए अप्लाई किया, आई डोंट नो कौन से मेडिसिन या फिर बायोलॉजी कोर्स के लिए अप्लाई किया, और उसका वीजा तीसरी बार में निकल चुका है। तो दैट डजंट डिपेंड, मतलब प्रोविंस भी मैटर करती है। हाँ, यहाँ पे प्रोविंस मैटर करती है। जैसे आपका लो एकेडमिक्स है तो ट्राई करो आप ऐसे रीजन में जाओ जहाँ पे पब्लिक कम हो। जैसे अल्बर्टा हो गया, सस्केचुआन हो गया, रेजिना है। यहाँ पे रेजिना में यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना है, बहुत ही ज्यादा सक्सेस रेशियो है वहाँ पे। अल्बर्टा में भी है, एडमिंटन साइड है, कैलगरी है, बहुत सारे यहाँ पे। ओंटारियो से कोर्स कंप्लीट करके शिफ्ट होते हैं, तुम पहले ही शिफ्ट हो जाओ, ये तुम्हारे लिए पहले कि पीआर हो जाओ जल्दी। नोवा स्कोशिया में तो अभी बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो नोवा स्कोशिया है। ये सारे जो रिमोट रीजन्स है कनाडा के, बहुत ही स्मॉल रीजन्स है, वहाँ पे जाओ आप लोग, तो आपको वहाँ पे ज्यादा सक्सेस रेशियो मिलेगा।
और पीआर के चांसेस वहां पे भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा चांसेस नोवा स्कोशिया में पीआर के होते हैं। तो बेटर है आप अच्छे थोड़े कम कम जगह पे जाओ जहाँ पे पब्लिक कम है, ठंड ज्यादा है, थोड़े 1-2 साल के लिए आपको झेलना पड़ेगा सब कुछ, पर उसके बाद लाइफ में ऐश ही ऐसा, ठीक है। ये तुमने फुल मोटिवेट कर दिया इन्हें। मेरे को ये बोलते हैं भाई तुम डीमोटिवेट कर देते हो हमें, बट भाई आज देख लो तुम्हें मोटिवेशन भी मिल रही है। तो कभी कभी भाई डीमोटिवेशन भी तुम्हारे लिए ही होती है और मोटिवेशन भी तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। और डीमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए यार। देखो 12th में कम मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रूव नहीं कर पाते हो। आप एसओपी में प्रूव कर दो कि 12th में मेरा ये मेडिकल इश्यू था या फिर मेरी कंडीशन ऐसी थी। आप अगर एसओपी में ये मेंशन करते हो तो वो जो चैट बोट आता है, जो एप्लीकेशन सब देखता है, तो वो बोट से ना वो आपकी एसओपी पूरा पढ़ता है, एसओपी उसमें मार्क करता है हाईलाइटेड वर्ड्स, तो वो देख लेगा कि इस रीजन से इसके मार्क्स कम है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जाने देगा, भाई जाने दो, इस फाइल को जाने दो। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग एसओपी में अपना पॉइंट मेंशन कर दो। वीक पॉइंट सब लोग बोलते हैं, वीक पॉइंट मत डालो भाई। एसओपी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो एजेंट तुम अगर चुन रहे हो, एसओपी अगर वो तुम्हारी लिख रहा है, तो ये नहीं कि एजेंट पे तुम भरोसा कर लो आंख बंद करके और बोलो हाँ भाई सबमिट कर दो। तुम एसओपी को मांगो उससे और अपना खुद पढ़ो, अपने दोस्तों से पढ़ाओ, 2-4 तुम्हारे जानकार जो पहले से बाहर हैं उनको भेजो कि भाई देख लो सही लग रही है, कोई चीज दिक्कत है तो भाई कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना भाई एजेंट पे। नहीं यार, एजेंट तो ऐसे भी वैसे एसओपी तो वैसे कॉपी करते हैं, तो उसमें भी कॉपी में भी प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप कोई कंटेंट राइटर जो है उसको हायर करके लिखवा दो। ज्यादा से ज्यादा लेगा तो 5-6 हजार तक लेगा, पर आपकी लाइफ की बात है भाई, एक डिसीजन से आपका लाइफ पूरा चेंज हो सकता है। और अगर आपने नहीं लिया तो पूरा जितने भी होते हैं उनके पास, सबके पास टेम्पलेट होता है एक, वो एक टेम्पलेट फॉलो करते हैं, बस उसमें से नाम और तुम्हारा कोर्स वोर्स लगा देते हैं और सेम चिपका देते हैं और सब कुछ। भाई उनको तो क्या है, उनको पैसे आने, देखो एक्सेप्ट हुआ तो पैसे आएंगे, नहीं हुआ तो भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो भी उनको तो आप वहां से फीस भरवाते हो, वीजा एप्लीकेशन की या फिर जीआईसी भरवा दी, उससे अपनी ट्यूशन फी भरवा ली, तो उसको तो $1 के चार्जेस मिलते हैं, सामने वाला कंपनी उसको देता है, तो वो तो कमाने वाला है वैसे भी। हर्ष भाई ये तुमने बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीजें बता दी, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बता दी भाई। और अपनी तरफ से कुछ स्पेशल अपनी ऑडियंस को आप बोलना चाहते हो तो बता दो। देखो भाई, मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ सबसे पहले, कि घाई में एप्लीकेशन मत कर दो कहीं पे भी कॉलेज ले लिया। सेंट लॉरेंस बीच में आया था, अल्फा कॉलेज है ब्रैम्पटन साइड, वो बंद हो गया है। उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त ने एडमिशन लिया था, उनका एडमिशन भी चला गया, पैसा भी डूब गया, पैसा वापस नहीं दे रही है। तो ऐसी कॉलेज में लगाओ जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, रेप्यूटेड है कनाडा में, अपने दोस्त है, अपने जो यूट्यूबर फ्रेंड्स है, विजय है, उनसे एक बार कमेंट में पूछ लो कि भाई ये कॉलेज है, ये ट्रस्टेड है या यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड है, तो उस पर अप्लाई करो, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर रेजिना है, फिर अल्बर्टा है, एडमंटन है, कैलगरी है, वो साइड पे ना अभी बहुत कम बंद है। तो अगर आपको अपना ट्राई करना है ना फाइल, तो उसी जगह पे ट्राई करो, और ओंटारियो टोरंटो छोड़ के चले जाओ भाई, क्योंकि जीटीए जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है वहाँ पे तो वीजा मिल ही नहीं रहा है, और जो ओंटारियो है उसमें भी बहुत कम चांसेस है। तो भीड़ में रहने से अच्छा है कि आप अपनी अलग क्यू लगा लो। वीजा एक्सेप्ट कराने का पूरा फॉर्मूला कैसे करवाना है, कैसे तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे इससे, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो भाई की बात पूरी समझ लेना, सुन लेना। और जैसे कि अपने चैनल पे भाई फन वाले व्लॉग्स भी आते हैं, इन्फॉर्मेटिव भी कभी कभी आते हैं, पर भाई के चैनल पे पूरा का पूरा ज्ञान पड़ा है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़िए, जितनी भी तुम्हें चाहिए, हर छोटी चीज, फीस कैसे भरनी है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन पढ़िए भाई के चैनल पे। तो भाई जो भी जिसको भी सच में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भाई के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, हर्ष त्रिवेदी ब्लॉग्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और कुछ कहना है भाई हर्ष भाई आपको? नहीं भाई, विजय भी बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है, इंस्टाग्राम पे इसकी मैं रील्स देखता हूँ यार, कितनी अच्छी रील्स बनाता है तू। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, उनके ब्लॉग्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी पब्लिक तो वैसे कम ही होगी, 1K सब्सक्राइबर वाले हैं, पर जितनी भी पब्लिक देख रही है प्लीज फॉलो हिम, बहुत ही अच्छा बन रहा है। कनाडा की इंफॉर्मेशन, ज्ञान मैटर करता है, जो कि तुम्हारे पास भर के है। हाँ, कनाडा की इंफॉर्मेशन अभी मैं दे रहा था ना, अभी मैं यूके पे स्टार्ट करने वाला हूँ, पर
3 साल बाद आएंगे, विजय से मिलेंगे, उसके बाद एक और वीडियो भी बनाएंगे और फ्यूचर में बहुत सारे कोलैबोरेशन भी आपको मिलेंगे, विजय के साथ मिलेंगे। एंड विजय को चैनल को फॉलो करो अभी के टाइम पे, क्योंकि उसके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, वो भी कनाडा में स्टूडेंट है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा और डेफिनेटली पीआर की भी नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि विजय भी पीआर के लिए अप्लाई करेगा इन फ्यूचर, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो डेफिनेटली डू फॉलो हिम। तो ठीक है भाई, देख लिया, हम दोनों ने अपनी अपनी तारीफ कर दी, ठीक है, और तुम्हें अब जो करना है वो तुम कर देना। तो फिर आज का ये बहुत ही ज्ञान भरा ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं तुमसे अपने या तो किसी फन वाले ब्लॉग में, नहीं तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन वाले ब्लॉग में। और जब तक भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, मेरे भी इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे भी और इनके भी, और भाई मौज करो। चलो बाय बाय। बाय।